बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी ईएससी का पेपर मौरहा 1 फरवरी 2026 को होने वाला पेपर आज सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला सवाल है कि व्हेन डिड ख्वाजा नाज़िमुद्दीन डाइट। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब जो कि पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म और दूसरे गवर्नर जनरल भी हैं, उनका इंतकाल कब होता है? 1964 में वो इंतकाल फरमा जाते हैं। और फिर इनके बारे में ये भी सवाल आता है कि पहले बंगाली वज़ीर आज़म भी यही हैं, फर्स्ट पहले ये बंगाली वज़ीर आज़म भी यही ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब हैं जी, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब। और फिर पाकिस्तान के ये दूसरे वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान के ये दूसरे गवर्नर जनरल भी हैं, क्योंकि 1948 में जब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल उस वक्त क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल होता है, तो उनके बाद ये गवर्नर जनरल के ओहदे पर फायज होते हैं। तो ये दूसरे गवर्नर जनरल, दूसरे गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान क़ायद आज़म की वफात के बाद ये आते हैं। और फिर क़ायद आज़म की वफात के बाद ये बतौर गवर्नर जनरल के ओहदे के अपना काम करते हैं। और फिर पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म हैं लियाकत अली खान साहब, उनके इंतकाल के बाद फिर पाकिस्तान के ये दूसरे वज़ीर आज़म भी बनते हैं। पहला वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब, पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब। और फिर लियाकत अली खान साहब की वफात के बाद दूसरे वज़ीर आज़म, दूसरे वज़ीर आज़म वो कौन है? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म के तौर पर भी काम कर चुके हैं। और फिर ये सवाल आता है कि उस वक्त हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन थे? तो याद रखिएगा, ओवरऑल अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो हेड ऑफ स्टेट, रियासत का जो सरबराह होता है वो होता है सदर, और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन सा होता है? वो होता है वज़ीर आज़म। अब अगर उस वक्त की बात की जाए कि उस वक्त हेड ऑफ द स्टेट कौन से थे, उस वक्त हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। अभी तो मौजूदा हेड ऑफ स्टेट सदर हैं, लेकिन उस वक्त अगर देखा जाए तो वो गवर्नर जनरल हेड ऑफ स्टेट थे, गवर्नर जनरल हेड ऑफ स्टेट थे। अगला सवाल है सुलह हुदैबिया के हवाले से कि सुलह हुदैबिया ट्रीटी बिटवीन मुसलमानों और ये कुरैश के दरमियान था बेसिकली, तो मुसलमानों और कुरैश के दरमियान था। और फिर ये भी सबसे ज़्यादा अहम है कि सुलह हुदैबिया को कुरान मजीद में किस नाम से दिया गया है? कौन सा नाम दिया गया है? फतह मुबीन के नाम से दिया गया है, फतह मुबीन के नाम से। और ये कब होता है सुलह हुदैबिया? सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में होता है। और अगर इसकी दफात के हवाले से देखा जाए, इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो शराइत देखे जाएं, तो ज़ाहिरी तौर पर उसमें मुसलमानों को घाटा वो ज़ाहिर नज़र आता था। लेकिन अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सियासी बसीरत है और जो सफारती बसीरत है वो यहाँ पे नुमायाँ थी कि उस वक्त जो मुआहदा हो रहा था कि अगर कोई भी मुसलमान जो है वो मुर्तद होकर दोबारा कुफर के रास्ते पे जाएगा तो कुफार उसको वापस नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई काफिर वो मुसलमान होकर आएगा उसको वापस करना पड़ेगा। तो ज़ाहिर सी बात है ये एक उलट एक शर्त थी, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इसको भी मान लिया था। और मुआहदा उस वक्त तहरीर होने लगा था मुसलमानों की तरफ से। ये मुआहदा तहरीर करने वाले कौन से थे? मौला अली करमुल्लाहु वजहू थे, याद रखिएगा। मुसलमानों की तरफ से मुआहदा लिखने वाले कौन से थे? हजरत अली करमुल्लाहु वजहू, मौला अली करमुल्लाहु वजहू। और फिर कुरैश की तरफ से कौन से थे? याद रखिएगा, कुरैश की तरफ से सुहेल बिन उमर थे, याद रखिएगा जी। कुरैश की तरफ से सुहेल बिन उमर थे। और अभी ये मुआहदा लिखा जा रहा था, अभी इसके ऊपर दस्तखत होना बाकी थे। यूं कह सकते हैं कि ज़बानी कलामी ये मुआहदा हो चुका था, लेकिन तहरीरी अभी बाकी था। तो उस वक्त अबू जंदल का जो सुहेल बिन उमर का बेटा था, हजरत अबू जंदल जो नया नया मुसलमान हो गया था, अबू जंदल इनका बेटा हजरत अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
ये नए नए मुसलमान हुए थे और मुसलमानों की तरफ वापस लौट आए और बेड़ियां थीं और इस हालत में वो आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि अल्लाह के नबी मुझे बचा लीजिए कुफार के जुल्म सितम से, क्योंकि इन्होंने मुझे कैद करके रखा हुआ है। तो फिर उस वक्त सुहेल बिन उमर कहते हैं कि भाई मुआहदे के तहत ये था कि अगर कोई भी काफिर मुसलमान होकर आएगा तो आपको वापस करना पड़ेगा। हालांकि अभी दस्तखत होना बाकी थे, फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा था। लेकिन इसमें भी काफ़ी जो सियासी और सफारती बिसारत थी वो भी पिना थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोझल दिल के साथ ये फ़ैसला भी कबूल किया और फिर हज़रत अबू जंदल को सब्र की तलकीन दी। तो यूँ एक ये भी सवाल आता है कि कौन से साबित है कि जिनको वापस करना पड़ा था वो हज़रत अबू जंदल थे, और ये मुआहदा के लिखने वाले मुसलमानों की तरफ से कौन सी नुमाइंदगी कर रहे थे, कौन से शख्सियत नुमाइंदगी कर रही थी, वो हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू थे। और उसके बाद कुरैश की तरफ से सुहेल बिन उमर थे। और फिर कितने साल के लिए जंग बंदी का मुआहदा हुआ था, याद रखिएगा 10 साल के लिए जंग बंदी का मुआहदा हुआ था। 10 साल के लिए जंग बंदी का मुआहदा हुआ था। और ये मुसलमानों के लिए एक फ़ायदा ये हुआ कि इस जंग बंदी के तहत मुसलमानों को और इस्लाम को फ़रोग़ में मौका मिल गया था। और ठीक 2 साल के बाद इसका रिज़ल्ट ये था कि फ़तह मक्का भी नसीब हुई। 2 साल के बाद यानी कि 8 हिजरी को फ़तह मक्का होती है। और फिर ये जो 2 साल और ये जो अरसा मिल गया है जंग बंदी का, इसका मतलब ये था कि मुसलमानों के लिए उस वक्त इसके दूररस नताइज नज़र आने लगे थे, क्योंकि मुसलमानों को और इस्लाम को फलने फूलने का एक बहुत बड़ा वक्त भी मिल गया था। तो यूँ जो सुलह हुदैबिया है उसको फ़तह मुबीन भी कहा जाता है। और फिर ये भी सवाल आता है कि बैयत रिज़वान भी एक अहम वाक़या है। बैयत रिज़वान, उस वक्त हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की एक झूठी अफवाह जो है वो फैल जाती है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा किराम से ये बैयत लेते हैं कि हम उसका बदला ज़रूर लेकर रहेंगे। तो उसको क्या कहा जाता है, वो बैयत रिज़वान कहा जाता है। तो ये सारे सवालात जो थे फ़तह मक्का के हवाले से, और फ़तह जो मक्का है जो कि सुलह हुदैबिया के बाद होती है, 2 साल के बाद सुलह हुदैबिया के हवाले से किस किस के दरमियान था, कब हुआ है, ये मुसलमानों की तरफ से कौन थे, कुरैश की तरफ से कौन थे, और वो सारे के सारे सवाल जो अहम सवालात हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है वो यहाँ मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होवर डैम लोकेटेड ऑन विच रिवर, ये कोलोराडो रिवर के ऊपर लोकेटेड है। उसके बाद फॉरबिडन सिटी इज इन विच कैपिटल, वो कहाँ पे है, वो चाइना बेसिकली बीजिंग के अंदर है। उसके बाद है कि कर्मेलिन एंड रेड स्क्वायर लोकेटेड इन, ये रशिया मॉस्को में लोकेटेड है। उसके बाद ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ यूनाइटेड किंग है, उसकी ऑफिशियल रेजिडेंस वो बकिंघम पैलेस है, उसकी ऑफिशियल जो है सरकारी रिहाइशगाह। उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दुनिया फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनका ताल्लुक पुर्तगाल से है और ये दुनिया फुटबॉल के अजीम तरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ऑफ, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर औकात कमीशन के इम्तिहानात में मोस्ट रिपीटेड है कि लाइट ईयर बेसिकली क्या है, ये डिस्टेंस का यूनिट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हेनरी ड्यूरेंट साहब उसके फाउंडर हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक प्लेड हाउ मैनी डेज, कितने दिनों तक थी, तो वो याद रखिएगा। करेक्ट इसका ऑप्शन जो है वो 17 था, पेपर में मुख्तलिफ ऑप्शन आए हुए थे, बट द करेक्ट आंसर इज द 17। बिफोर 1901 एनडब्ल्यूएफपी पार्ट ऑफ विच प्रोविंस, किस प्रोविंस का ये हिस्सा था, ये पंजाब का हिस्सा था। और फिर ये सवाल भी है कि एनडब्ल्यूएफपी को बाद में केपीके का नाम कब दिया गया, केपीके का नाम अप्रैल 2010 में दिया गया। और ये जो नाम दिया गया था ये भी याद रखिएगा, 18वीं आईनी तरमीम के तहत इसको नाम जो दिया गया था वो खैबर पख्तूनख्वा नाम दिया गया था। कब नाम दिया गया था, अप्रैल 2010 में ये नाम दिया गया था जी। उसके बाद 6 - 4 + 4 × 8 / 4। तो एक रूल हमारे पास होता है, बोर्ड मास का रूल होता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर डिमास का रूल अप्लाई करेंगे। डिमास का रूल मैथ के हवाले से, इट मीन सबसे पहले डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सबसे आखिर में सब्सट्रैक्शन का अमल करेंगे जी। अब हमारे पास सवाल है कि 6 - 4 + 4 × 8
डिवाइडेड बाई 4। अब सबसे पहले हम डिवीजन का अमल करेंगे, तो डिवीजन का अमल यहाँ पे है, इसका मतलब है कि 6 - 4 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आएगा 2। अब डिवीजन का अमल हमारे पास हो चुका है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का अमल, इट मीन्स 6 - 4 + 4 × 2, ये 8 आएगा जी। मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। उसके बाद एडिशन का अमल, इसका मतलब है कि ये 6 है, ये -4 है और ये प्लस का 8 है, तो जवाब क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा। और डेफिनेटली ये 6 + 4 × क्या आएगा? 10 हमारे पास जवाब आएगा, तो 10 इसका सही जवाब है। और उसका फार्मूला क्या होता है जो मैंने मैथ का रूल आपको बताया है, दैट इज बोर्ड मास, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स वर्क नहीं, अमल नहीं था, बार वगैरह का अमल, तो इसीलिए डी मास का रूल यहाँ अप्लाई होगा। और उसके तहत सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और सबसे आखिर में सब्ट्रैक्शन का अमल किया जाता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोइन अख्तर, फेमस ये कॉमेडियन एक्टर थे पाकिस्तान के, मोइन अख्तर साहब। उसके बाद है कि विच कंट्री रिलीज 572 पाकिस्तानी प्रिजनर इन रमज़ान, ये बेसिकली UAE, उनकी तरफ से पाकिस्तान को एक रमज़ान का तोहफा दिया गया था कि इतने कैदियों की रिहाई के हवाले से। उसके बाद है कि एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप, इसका मतलब है कि जो बेकार जहन है, निकम्मा जहन है, हमेशा वो डिस्ट्रक्टिव ही सोचेगा, वो तामीरी काम नहीं करेगा, वो तखरीबी अमल की तरफ ही सोचेगा। जो एक बेकार जहन है, निकम्मा जहन है, इसीलिए वो तखरीबी अमल की तरफ ज़्यादा जाएगा। टू राइट फ्रैक्शन 58 विद अ डिनोमिनेटर ऑफ 40, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 5/8 5 और 8 विद डिनोमिनेटर ऑफ, अगर उसको 40 उसका डिनोमिनेटर बनाया जाए, इसका मतलब है कि 5/8 है, तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, बट्टे के नीचे वाला, उसको अगर मैंने 40 बनाना है, मैं 40 कैसे बना सकता हूँ? सिंपल सी बात है, मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 5। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का अमल कर रहा हूँ तो इधर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड पे एक जैसा अमल करना पड़ता है मैथ के रूल के मुताबिक। तो अब क्या होगा, इसीलिए डिनोमिनेटर कितना बन चुका है? वो बन चुका है 40। वो कह रहा है कि डिनोमिनेटर 40 बनाने के लिए क्या जवाब सही होगा? तो मैंने 5/8 तो वैसे था, इसको 40 बनाने के लिए इधर भी 5 हज़ार दी, उधर भी 5 हज़ार दी, सो क्या आएगा? 25/40, तो ये उसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए, अरशद नदीम ओलंपिक रिकॉर्डेड ब्रेकिंग थ्रो जवेलियन, उसकी कितनी लेंथ थी? वो 92.7 मीटर का थ्रो उन्होंने फेंका था। तो ये उस वक्त जो ओलंपिक की तारीख है उसका सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो था जवेलियन थ्रो के हवाले से। पाकिस्तान की तरफ से अरशद नदीम साहब ने ये एजाज़ अपने नाम किया था। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल 2025 होस्टेड बाय विच कंट्री, ये मोरक्को की तरफ से होस्ट किया गया था। उसके बाद है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और इनके दरमियान और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब के दरमियान काफ़ी गहमा गहमी भी चली थी, जिन्होंने आर्जी तौर पर उस वक्त यूक्रेन की जो फौजी इमदाद थी उसको भी बंद किया था, लेकिन बाद में उसको रिस्टोर करने का भी कहा था। तो ये उस वक्त साथ मेरी जो कोल्ड वार चल रही थी यूक्रेन और USA के दरमियान। उसके बाद है मोंटेगू वाज बेसिकली ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसका सही जवाब है। 1 गोल्ड मेडल इन 2025 पेरिस ओलंपिक्स में किसने गोल्ड मेडल जो है वो लिया था? वो अरशद नदीम ने लिया था। उसके बाद है कि अस्वा डैम लोकेटेड इन विच कंट्री, ये मिस्र में है और दरिया नील के ऊपर है अस्वा डैम, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है, दैट इज सिनोनिम ऑफ मैलेडॉट, वो क्या होता है? वो क्लमसी होता है। इंग्लिश के हवाले से सिनोनिम एंटोनिम के हवाले से था कि इम्पोर्टेंट क्या होता है? दैट इज इंसोलेंट। उसके बाद क्या है कि 9262 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनफोर्समेंट बाय, ये अयूब खान साहब थे। पाकिस्तान में ओवरऑल 3 आइन दिए गए थे जी। सबसे पहला आइन 1956 में दिया गया था, वो कि 2 साल तक सिर्फ रहा, 1958 में उसको एब्रीगेट कर दिया गया था। फिर 1962 का आइन दिया जाता है, लेकिन उसको बाद भी ख़त्म कर दिया जाता है। और फिर लास्ट में 1973 का आइन दिया जाता है, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरफ से पेश किया जाता है। और अब तक उस आइन में 27 अमेंडमेंट की जा चुकी हैं, और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का आइन था दिया हुआ, पहली जो 7 अमेंडमेंट्स हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में ही हुई थी, और आइन उन्हीं के दौर में ही प्रेजेंट हुआ था। अगला सवाल है कि फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडिया, वो कौन से थे? वो रज़िया सुल्ताना है जी। और उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे, यौम रास्त मनाने का जो इंडिया दिया था वो क़ायद आज़म ने दिया था, क्योंकि 1945 के जो आम इंतखाबात थे उसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ी धांधली की थी और जो भी दावे करती थी उससे मुकर जाती थी। तो उस वक्त फिर
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तरफ से डायरेक्ट जो थे वो एक्शन डे सेलिब्रेट करने का कहा गया था। कब? 16 अगस्त 1946 को। और इसका बहुत भयानक रिजल्ट्स भी निकले थे, क्योंकि उस वक्त जो थे कत्ल गारत भी शुरू हो चुकी थी। कलकत्ता के अंदर ये एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ था। असल में ये क्या था कि जो कांग्रेस की तरफ से जो डिप्लोमेसी थी, जो उस वक्त मुनाफिकाना रवैया था, उसके खिलाफ कायद आज़म ने कहा कि डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि 1945-40 में जो आम इंतखाबात हुए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम लीग को धांधली से हराया गया था। और फिर इसके अलावा भी बहुत सारी उन्होंने अहद शिकनी जो वादा शिकनी की थी, उसके हवाले से कायद आज़म का ये रिस्पॉन्स था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल दैट इज कैनबेरा है ऑस्ट्रेलिया कैपिटल। उसके माने कि ज़ियाउल हक रिप्लेस्ड बाय गुलाम इसाक खान उसका सही जवाब है। उसके माने कि करेक्ट द सेंटेंस, बेसिकली यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ था, इंग्लिश के हवाले से आर्टिकल का सही इस्तेमाल देखना था। शी इज द फातिमा जनाब द सोसाइटी। अब आर्टिकल द किसी भी नाम से पहले नहीं लगाते, जैसे अकरम इज माई बेस्ट फ्रेंड, अकरम इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो अगर मैं यहां दा अकरम लगा दूं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्टिकल का इस्तेमाल यहां पे करना मुनासिब नहीं है। लेकिन यहां पे फिर आर्टिकल का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा है, और ये बहुत ही अहम रूल है, याद रखिएगा आर्टिकल के हवाले से, कहां पे इसका यूजेज करना है और कहां पे इसको ओमिट करना है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द आर्टिकल, करेक्ट यूज के हवाले से किसी भी जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते। वसीम अकरम इज माई फेवरेट प्लेयर, शाहिद अफरीदी इज अ फेवरेट स्पोर्ट्समैन, नॉट एट ऑल। लेकिन जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो याद रखिएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आर्टिकल द जरूर आएगा। जैसे मैं लिखता हूं अली इज द आइंस्टाइन ऑफ आवर क्लास, अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास का आइंस्टाइन है, ऑफ आवर क्लास। अब आइंस्टाइन तो एक ही था, लेकिन अब अली भी आइंस्टाइन बन चुका है। इसीलिए जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो, नोमान इज द फैज अहमद फैज ऑफ आवर कॉलेज, वो हमारे कॉलेज का फैज अहमद फैज है। अलीशा इज द जोलिया अकर्नी, अलीसिया जो है वो जोलिया करनी है हमारे क्लास की। तो इसी तरह जब भी किसी प्रॉपर नाउन को बतौर कॉमन नाउन इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर हम आर्टिकल लगाएंगे। इसी वजह से आर्टिकल का करेक्ट यूज होना जरूरी है कि किसी भी एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री से पहले, इट मींस द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, उस वक्त आर्टिकल द लगाना जरूरी होता है। और हर सेंटेंस के अंदर सेंटेंस करेक्शन के हवाले से भी इनके रूल्स होते हैं। तो इसीलिए वन पेपर में भी आजकल ये रूल्स पूछे जा रहे हैं, और बहुत ही टेक्निकल रूल है जो यहाँ मैंने आपको बड़े आसान तरीके से समझा दिया है। उसके बाद देखिए बाबाए उर्दू किन्हें कहा जाता है, वो मौलवी अब्दुल हक साहब को कहा जाता है। और फिर मुसव्विर गम किसे कहा जाता है, गम की तस्वीर खींचने वाला अल्लामा राशिदुल खैरी, जिन्हें गम की तस्वीर खींचने वाला भी कहा जाता है कि मुझे और ज़िंदगी दे कि है दास्तां अधूरी, मुझे और ज़िंदगी दे कि है दास्तां अधूरी, मेरी मौत से न होगी मेरे गम की तर्जुमानी, इतने गम हैं कि ये मुझे और ज़िंदगी दे। तो मुसव्विर गम किसे कहा जाता है, अल्लामा राशिदुल खैरी को। उसके बाद कि जैवेलियन वेट कितना होता है, तकरीबन मैन के लिए 800 ग्राम, वुमेन के लिए 600 ग्राम उसका जो है एवरेज वेट होता है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज़ अगला सवाल है कि फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वो कौन से हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। उसके बाद है कि वेयर टू कोऑर्डिनेट एक्सेस मीट, जहां पे दो कोऑर्डिनेट एक्सेस मिलते हैं। एक्चुअली ये हमारे पास एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, और ये जो वाई एक्सेस है जहां पे ये मिल रहे हैं इसको नाम दिया जाता है, ओरिजिन भी इसे कहा जाता है और इसको सेंटर भी कहा जाता है बेसिकली। तो ये जो एक्स एक्सेस पे हैं ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस, और ये जो है ये वाई एक्सेस, याद रखिएगा जी। और वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव, ये एक्स पॉजिटिव और इधर एक्स नेगेटिव होना स्टार्ट होता है जी। उसके बाद 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाज वन बाय, ये किसने जीती थी, ये न्यूजीलैंड ने जीती थी। और हालिया जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसका विनर कौन सा है, साउथ अफ्रीका उसका विनर है। और रिसेंटली जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप हो रहा है वो किस कंट्री में हो रहा है, वो इंडिया और श्रीलंका उसको को होस्ट कर रहे हैं। 2026 T20 वर्ल्ड कप, इसके को होस्टर कौन से हैं, वो दो हैं इसके को होस्ट, वो कौन से हैं, वो इंडिया है और श्रीलंका है, याद रखिएगा जी।
इंडिया और श्रीलंका। और इंडिया में काफ़ी हद तक ये जो 2026 का इंटरनेशनल इवेंट है वो जो है उसमें चहमगोइयाँ ये चल रही हैं और इरेगुलरिटीज़ यहाँ पे आ रही हैं, उसका इनकाद जो है वो ख़तरे में पड़ गया है। एक तो ये कि इंडिया में निपा वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है, ख़ासतन जो इंग्लिश टीम है उन्होंने भी अपने कंसर्न ज़ाहिर कर दिए हैं कि हमारे भी खदशात हैं, और फिर सिक्योरिटी खदशात भी हैं। जैसे बांग्लादेश की टीम को सिक्योरिटी खदशात थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारा मैच जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे कराया जाए, तो उसको नहीं माना गया था, उन्होंने बाइकआउट कर दिया था। और स्टिल 15 फरवरी को जो पाकिस्तान और इंडिया के मबैन होने वाला मैच है, फिलहाल अप टिल नाउ जो पाकिस्तान की तरफ से पीसीबी की तरफ से अनाउंसमेंट ये है कि हम उसको भी बाइकआउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन किए जा रहे हैं आईसीसी की तरफ से। तो यूँ 2026 का जो वर्ल्ड कप है ये काफ़ी ज़्यादा तनाज़ात में घिरा हुआ वर्ल्ड कप है, और देखते हैं कि इसके एक सक्सेसफुल कंप्लीशन होती है या नहीं होती। बारकेफ अप टिल नाउ बहुत ही ज़्यादा तनाज़ात का ये जो इंटरनेशनल इवेंट है वो शिकार हो चुका है। उसके बाद देखिए 2022 का PSL विनर कौन से हैं? लाहौर कलंदर हैं, 42 रन से वो जीत चुके थे। उसके बाद इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी माल्टोस कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो एक्चुअल डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के जरिए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को बाहर भेज दिया जाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में साइंस के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगला सवाल है दैट इज डिफरेंस बिटवीन सुन्ना एंड हदीस। हदीस और सुन्नत में क्या डिफरेंस है? सुन्ना क्या है? प्रैक्टिकली प्रैक्टिस, वाइल हदीस क्या है? डिस्क्राइब्स इन कंटेक्स्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है, और उस पर जो अमल किया गया था प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो प्रैक्टिसेस थी वो क्या कहलाती हैं? वो सुन्ना कहलाती हैं। उसके बाद देखिए हवारी रसूल किसे कहा जाता है? हज़रत ज़ुबैर बिन अल अमाम को कहा जाता है। मुअज़्ज़िन रसूल किसे कहा जाता है? मुअज़्ज़िन रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है, जिसको सहाबा कराम सैयदना बिलाल भी कहकर पुकारते थे। तो मुअज़्ज़िन रसूल किसे कहा जाता है? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। मेज़बान रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को कहा जाता है। और फिर सैफुल्लाह किसका लक़ब था? सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार, इसका मतलब है वो किसका लक़ब था? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और फिर ज़ू शहादतैन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा ज़ू शहादतैन हज़रत खुज़ैमा को कहा जाता है। ज़ू शहादतैन दो शहादतों वाला, यानी इसकी एक की गवाही दो के बराबर होगी। और हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब गवाही दी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था खुज़ैमा एक की गवाही दो के बराबर होगी। और जब हदीस की तदवीन और इकट्ठा करने का अमल शुरू हुआ था तो उस वक्त ये बात हुई थी कि कम अज़ कम दो सहाबा कराम उसकी गवाही देंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था। और एक ऐसी हदीस थी जिसके रावी सिर्फ एक ही थे, हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो फिर उस वक्त कहा गया भाई इसका दूसरा भी गवाह होना चाहिए। फिर हज़रत खुज़ैमा ने खुद कहा था कि क्या अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने अल्फाज नहीं सुने थे कि खुज़ैमा एक की गवाही दो के बराबर होगी? इसीलिए इनको ज़ू शहादतैन भी कहा जाता है। हज़रत खुज़ैमा को याद रखिएगा जी, हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। और फिर ज़ुन्नुरैन किसे कहा जाता है? ज़ुन्नुरैन दो नूरों वाले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नुरैन भी कहा जाता है। और फिर ज़ुन्नुरैन का मतलब है कि दो नूरों वाले क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियां इनके निकाह में दी थी, हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कलसूम। हज़रत रुकैया सबसे पहली है, और दूसरी जो आप सल्लम की जो साहिबजादी हैं हज़रत उम्मे कलसूम। हज़रत रुकैया की वफ़ात के बाद हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के निकाह में दे दिया था। दो नूरों वाले से मुराद है कि क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहिबजादियाँ और उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके निकाह में आई थी। इसी वजह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या कहा जाता है? ज़ुन्नुरैन, मतलब दो नूरों वाला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उस ये इस्लामियात के हवाले से सवाल थे। उसके बाद देखिए एसिड रेन काज, भाई जो एसिड रेन है किस वजह से बनती है? ये बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड से
एक्चुअली जो बारिश का पानी आ रहा होता है H2O की फॉर्म में, और इधर से जो फॉसल फ्यूल्स जलते हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स, ये जब भी आपस में मिलते हैं, उधर से H2O इधर से ये, तो वो जो बारिश है वो एसिड रेन की शक्ल में आते हैं। और उस वक्त वो जो एसिड रेन वो जिस भी पानी के ऊपर, लैक के ऊपर, झील के ऊपर, और जो भी क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, जो भी लाइफ है उसके ऊपर गिरती है तो उसको भी मुतासर कर देती है। तो एसिड रेन जो है उसमें कौन से ऑक्साइड्स होते हैं? बेसिकली वो नाइट्रोजन और सल्फर्स के ऑक्साइड्स उसमें पाए जाते हैं एसिड रेन के अंदर। साइंस के हवाले से ये सवाल था रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है, हवारी रसूल किसे कहा जाता है? हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। और फिर आप सल्लम के जो नातिया गो शायर हैं, आप सल्लम के नातिया गो शायर, वो किसे कहा जाता है? हज़रत हसन बिन साबित को कहा जाता है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई में, तारीफ़ में ऐसे ऐसे अशार लिखे थे कि मुफस्सिरीन के नज़दीक जिनका एक मिसरा, जिसका मफ़हूम ये है दुनिया के तमाम जितने भी नात खां हैं उनसे कहीं बढ़ के है, कि जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से पैदा किया है। ये तो बात ठीक है, लेकिन शायर का तख़य्युल यहाँ तक गया है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये शेर थे, उनका मफ़हूम ये था कि शायर का तख़य्युल यहाँ तक गया है कि गोया रब मोहम्मद रूह मोहम्मद से पूछ रहा हो, ए मोहम्मद बता तुझे मैं कैसा बनाऊँ, बता तुझे मैं कैसा बनाऊँ। इतना तख़य्युल गया है। तो ये जो मदह सराई की है हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही की है। लिखने बैठे थे नाम तारीफ़ मोहम्मद, अल्फाज ख़त्म हो गए, तारीफ़ शुरू होने से पहले हो गई ज़िंदगियाँ ख़त्म, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो। तो ये इस्लामियात के हवाले से मुख्तलिफ सवालात पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है कि बद्र में हज़रत अली ने किसको कत्ल किया था? तो याद रखिएगा मौला अली करमल्लाहु वजहहू ने वलीद बिन उतबा को कत्ल किया था। उसके बाद है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब बैड को जो वर्कर होता है ऑलवेज कॉल्स विद ओन टूल, अपने ही औजार हथियारों से लड़ता है। तो किसी को नाचने का तरीका ही ना आया, उसने कहा आंगन ही टेढ़ा है, इसका मतलब है काम करने का तरीका ना आया और नुक्स वगैरह निकालने शुरू कर दिए। मतलब क्या होता है कि जब कोई शख्स किसी काम में अपनी नाअहली छुपाए, उसको काम करना आता ना हो, तो फिर क्या है, बहाने बनाता है या दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है। और ये उसका सही जवाब है। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, जैसे कि नहीं मोहताज जेवर का, जिसे खूबी खुदा ने दी, जिसको अल्लाह ताला ने खूबी दी है उसको बनने संवरने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। तो ये ज़रूल अमसाल हैं, उसका मफ़हूम उर्दू के हवाले से ये पूछा हुआ था। उसके बाद है कि आकाए उर्दू, ये बेसिकली क्या है? एक लक़ब है, जैसे बाबाए उर्दू है। उसके बाद है कि पहले दौर में खुशी से किसके चिराग जलाए जाते थे? वो घी के चिराग जलाए जाते थे। मतलब इतनी ज़्यादा फरावानी थी और इतनी ज़्यादा खुशी होती थी कि घी के चिराग जलाए जाते थे। तो ये उर्दू के हवाले से सवाल था।